नमस्कार, जनादेश 2017 में आपका स्वागत है। जिस तरह से चुनावी संग्राम के बाद जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुझान बीजेपी के लिए राहत भरी खबर लेकर आ रहे हैं। बीजेपी में जश्न भी शुरू हो गया है, चाहे वो पार्टी कार्यालय हो या केंद्रीय कार्यालय, हर जगह जश्न का खुमारी छाया हुआ है। लाजमी है, जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे वो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन रुझानों में तब्दील हो रहे हैं और ये रुझान बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से विधानसभा से जीत का जो रास्ता निकलता है वो बीजेपी के लिए निकल चुका है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बीजेपी के लिए चौतरफा खुशियों की सौगात। हालांकि पंजाब में थोड़ी सी यहां पर मायूसी हाथ लगी है। लग रहा है कि जो 2 बार सरकार रही थी वो कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी कह लें या फिर सरकार की कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही थी जिसको लेकर वहां पर पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये गठबंधन। लेकिन साफ तौर पे बीजेपी की जिस तरह से नरेंद्र मोदी की आंधी लोकसभा चुनाव में चली थी, ऐसा लगता है विधानसभा चुनाव में वो रफ्तार बरकरार है। आंकड़ों के जरिए साफ समझा जा सकता है कि किस तरह से रुझान जो आ रहे हैं वो बीजेपी को, उत्तराखंड की हम बात करें तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी चौंकाने वाली बात, जो एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे थे वो धीरे धीरे रुझानों में तब्दील हो रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले चूंकि शुरुआत करेंगे बीजेपी नेता से, लाजमी है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर और खुशियां भरी सौगात लेकर आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वो बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। हालांकि शाम 5 बजे के बाद ये नतीजों में तब्दील हो जाएगा, लेकिन जश्न जिस तरीके से मनना शुरू हो गया है, साफ लग रहा है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई उत्तर प्रदेश में। संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, जाहिर सी बात है सुबह से जो नतीजे आ रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं खुशियों की सौगात। अभी के रुझानों को देखें तो बीजेपी साफ तौर से क्लीन स्वीप मारती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, क्या वजह? बिल्कुल, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बधाई के पात्र हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी की कामों पे विश्वास दिखाया है और जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस के गठबंधन को नकार दिया है और मायावती को भी उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है। 2014 का जिस तरीके से मैंडेट उन्होंने मोदी जी को दिया, मोदी जी में विश्वास दिखाया, वही चीज़ आज भी बरकरार है और उसी को उत्तर प्रदेश की जनता फिर से रिपीट करने जा रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि और भी ज़्यादा मजबूती से रिपीट करने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता वहाँ पे सुशासन चाहती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चाहती है, एजुकेशन चाहती है, शिक्षा चाहती है और जिस तरीके से वहाँ पे कत्लखाने चलाए जाते हैं वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। आज उत्तर प्रदेश का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। जितने कत्लखाने चल रहे हैं उन सबको बोरिंग करके गंदगी सारी जमीन के अंदर छोड़ दी जाती है, तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, क्या होने वाला है। मोदी जी ने सबको यकीन दिलाया है, किसानों की बातों का ध्यान रखा गया है, किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर वहाँ पे कोस बनाने की बात की गई है। बातें बहुत की गई है और लगता है कि बातों और जिस तरीके से मोदी की तूफानी रैली चली थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मायूसी अब तक रुझानों में नजर आ रही है। डीपी कौशिक साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेसी नेता। कौशिक साहब का रुख करेंगे। कौशिक साहब, रुझान जो कहीं ना कहीं आ रहे हैं वो मायूसी भरे आ रहे हैं, हालांकि नतीजे आने बाकी है, लेकिन रुझान में जो रफ्तार है वो लगता है कि रफ्तार में, मोदी की रफ्तार में सब कुछ धराशायी हो गया है, चौतरफा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जो रुझान हम देख रहे हैं यहाँ कहीं न कहीं 3 स्टेटों में भी हमारी कांग्रेस आगे चल रही है। और जो जहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में तो मैंने पहले भी कहा है कि जैसे संदीप जी कह रहे थे मोदी फैक्टर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। वहाँ पे वहाँ सिर्फ जो जुमले खेले गए, सांप्रदायिक बातें जो वहाँ पे की गई मोदी जी के द्वारा, तो अब मोदी जी ने कहीं भी किसी रैली में विकास नाम की कोई बात ही नहीं कही, ना कोई चीज छोड़ी। जिन्होंने, जो आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने, मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं, आप मुझे बताइए 3 साल की सरकार के अंदर एक ही मोदी जी को वो दिखा नहीं, पर जनता ने तो सिर पे बिठाया, क्योंकि एग्जिट पोल में भी यही रहा है, रुझान में भी यही सामने आ रहा है ना। उत्तर प्रदेश में सिर्फ जो बात खेली गई है वो पत्ता यही खेला गया है कि रमजान में बिजली होनी चाहिए तो दिवाली पे होनी चाहिए, वहाँ टॉयलेट होना चाहिए तो वहाँ ये शमशान घाटी होने चाहिए। ये सांप्रदायिक जो दंगे वाली बातें बीजेपी ने कही है वो फैक्टर यूपी के अंदर खेला गया है। और दूसरा, नारे तो आप लोगों ने भी दिए थे कौशिक जी, नारे तो आप लोगों ने दिए थे, काम बोलता है, यूपी को 7 पसंद है, वो कह रहे कारनामा बोलता है, कारनामा ज्यादा हिट हो गया, काम पीछे रह गया, क्यों? कांग्रेस हमेशा ही काम पे राजनीति करती है। हम लोग विकास के नाम पे ही इलेक्शन लड़ते हैं और विकास यहाँ दिखाई नहीं दिया। विकास की जो बात करते हैं हम लोग, अगर विकास दिखाई देता शायद हमारे दिल्ली के अंदर कभी हमारी हार नहीं होती, हरियाणा के अंदर हमारी हार नहीं होती। तो आज की डेट में लोग थोड़े मोदी जी के बहकाव में अभी भी इसलिए है कि हो सकता है वो काले धन के चक्कर में बैठे हो। 15 लाख। आपने हरियाणा और दिल्ली का जिक्र किया, दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार थी, नाराजगी के कहीं ना कहीं शिकार बने, तो क्या मान के चले यहाँ भी नाराजगी का शिकार बन रहे हैं? सर, एंटी इनकम्बेंसी हम पहले भी कहे हैं और अभी भी एंटी इनकम्बेंसी यहाँ के काम आ रही है। देखिए, मणिपुर में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, जहां जहां इनकी सरकार थी वहां ये खत्म होते जा रहे हैं। तो ये एंटी इनकम्बेंसी इस इलेक्शन के दौरान रही है। कुछ जो झूठे वादे जनता के दिमाग में बैठाए गए हैं वो शायद 2019 तक साफ हो जाएंगे। अभी तक मोदी जी का जो
झूठ का पुलिंदा है। जो अमित शाह जी बार कांग्रेस लगातार यही कह रही थी कि जुमलों के तहत 15 लाख का जो वादा था वो चुनावी जुमला बना और जुमलों के तहत लोगों ने सराखों पर बिठाया, लेकिन वही जुमला अब भी क्या कारगर हो रहा है? धनखड़ जी का रुख करते हैं। धर्मपाल धनखड़ जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। धनखड़ जी, यदि हम पूरे चुनावी नतीजों को देखें, जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई हमने काम और विकास को जो किया था उसके चलते हमें जनता ने सराखों पर बिठाया। कांग्रेस कह रही है कि जुमला कहीं ना कहीं कारगर हो गया। आपके नजरिए से क्या उत्तर प्रदेश में सरकार की नाराजगी थी या सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई? क्योंकि यदि क्राइम के ग्राफ देखें, सबसे ज्यादा अहम सवाल लगातार सुरक्षा व्यवस्था को उतरता था, जिससे कि जनता लग रहा है कि सिरे से खारिज कर दिया जनता ने। अविनाश, देखिए, जिस तरह से अखिलेश सरकार में काम करने की बातें कही जा रही थी कि काम बोलता है, लेकिन काम बोलता दिखाई नहीं दिया, तभी जो है जनता ने उनको नकार दिया है। बीजेपी पे लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता को और जातिवाद को बढ़ावा देती रही है, और चुनाव के दौरान हर हथकंडा जो है बीजेपी ने भी अपनाया है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपनाया है और बसपा ने भी अपनाया है। वो अलग बात है कि हथकंडा किसका कामयाब हुआ। हथकंडा जो है सीधे सीधे बीजेपी का कामयाब हुआ। इसलिए हम जो है ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो है वो अखिलेश से लोगों की नाराजगी है। अखिलेश के जनता से नाराजगी है। जनता जो नाराज हुई तो उन्होंने जो है बदला है। जैसे पंजाब के अगर चुनाव हम देखें तो वहाँ जो बीजेपी और अकाली दल की सरकार है वो धराशायी हो गई है पूरी तरह से, और वहाँ कांग्रेस बढ़त पे है। गोवा में हम देखें वहाँ भी जो है कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। मणिपुर में अगर हम देखते हैं तो मणिपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे चल रही है, हालांकि कांग्रेस जो है वो बराबर बनाए हुए है। तो एक तरह से उत्तराखंड में अगर हम देखें तो पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई और जो है आगे जो है भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। तो एक तरह से हम अगर ओवरऑल देखें तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो चारों तरफ काम करता हुआ दिखाई दिया है और लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिया है इसलिए कि क्योंकि वहाँ दूसरी पार्टी की सरकार थी, और जहां इनकी भाजपा की सरकार थी वहां उन्होंने दूसरी उसका जो भी विकल्प उपलब्ध हुआ, चाहे कांग्रेस उपलब्ध हुआ चाहे जो भी पार्टी आई, वो उस तरीके से बढ़ रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार दिखाई दिया है। और सही बात तो ये है कि जो सरकार काम करेगी वही उसी की आगे सरकार बनती है, जो पार्टी काम करेगी उसी की सरकार आगे आएगी। तो ये साफ तौर पे इन चुनाव से दिख रहा है कि जहां जहां जिस पार्टी की सरकार थी वहां वो धराशायी होती हुई दिखी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सत्ता विरोधी, यानी कि यदि आप काम नहीं कीजिएगा, विकास नहीं करेंगे और जिस तरह से काम बोलता है या विकास के नारे देंगे तो नारों की बुलंदी पर सवार होकर शायद चुनाव जीतना एक बार मुमकिन हो जाए, लेकिन दोबारा वापसी करना, ये पूरे विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो साफ तौर से कहीं ना कहीं जनता सिरे से खारिज कर देती है और कुछ ऐसा ही इन रुझानों में सामने आ रहा है। हालांकि नतीजों के लिए शाम 5 बजे तक इंतजार करना होगा, शायद हो सकता है उससे पहले भी नतीजा आ जाए। राकेश सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट यहां पर जुड़े हुए, उनसे भी राय ले लेते हैं। राकेश जी, आपके नजरिए में जिस तरह से तमाम मेहमान हमारे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी या जनता की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, सरकारों ने काम नहीं किया, नारे सबने बुलंद कर दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी का नारे वाला जो काम था वो कहीं ना कहीं ज्यादा कारगर हुआ है। और समाजवादी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम पहले बात करते हैं, बाकी राज्यों में बाद में रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश में लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार की नाकामी ही सामने आ रही है, या फिर वाकई अखिलेश सरकार के काम करने के तरीके से जनता नाराज थी, जो एक तरीके से एक तरफा होता हुआ दिख रहा है। रुझानों की भी हम बात करें तो देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार ने 5 साल काम किया, और कहीं ना कहीं जो भी पार्टी सत्ता में होती है जब वो काम करती है तो कुछ ना कुछ उसके कामों में कमियां भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं सपा सरकार की यूपी में काम में जो कमियां थी वो उजागर हुई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में गठबंधन से पहले एक नारा दिया कि 27 साल यूपी बेहाल, और बाद में यूपी की जो जनता थी वो कांग्रेस को सुनने लगी, लेकिन अचानक से ही कांग्रेस ने 27 साल यूपी बेहाल के नारे को लपेटते हुए उसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिस पार्टी का 27 साल यूपी बेहाल में बहुत बड़ा सहयोग रहा था। उसी दिन यूपी की जनता ये समझ गई कि ये पार्टियां आपस में मिलके ऐसा ना हो दोबारा से 27 साल को यूपी बेहाल को 32 साल यूपी बेहाल ना कर दे, इसलिए कहीं ना कहीं इस बात का भी फैक्टर रहा। दूसरा, हम ये देखें कि अभी 5 राज्य के चुनाव में जिस जिस राज्य में भी जो जो सरकार काबिज थी, कहीं ना कहीं उस सरकार को नुकसान पहुंचा है, और जो सरकार काबिज नहीं होती है उस सरकार को फायदा पहुंचता है। और दूसरी बात, यूपी के चुनाव में लोकतंत्र का मजाक बनाया गया,
कहीं पर शमशान और कब्रिस्तान की बात की गई, कहीं पर बूचड़खाने की बात की गई, कहीं पर गधों की बात की गई और कहीं पर लोगों ने अपनी लठिया और खटिया को छोड़कर राष्ट्रीय पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अपना मिलन किया। तो यूपी की जनता ने अपना जो फैसला था वो आज ईवीएम मशीन से जो खुल के सामने रुझानों के माध्यम से आ रहा है, वो एक बहुत आश्चर्यजनक फैसला है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यही हमारे देश के इतने बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता का जो फैसला होता है वह सर्वप्रिय होता है और सभी पार्टियों को उसको नतमस्तक करके मानना पड़ेगा। लेकिन आज के यूपी के इस रिजल्ट से ये बात निश्चित होती है कि यूपी की जनता को ये 7 कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया। नंबर 1, अगर 7 पसंद नहीं आया तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और सपा का गठबंधन पसंद नहीं आया। दूसरा, सपा के जो 5 साल के काम थे वो पसंद नहीं आए, या कहीं ना कहीं एक ये भी बात है कि बाकी सभी पार्टियां बीजेपी के बनाए हुए एजेंडे के अंदर ही फंस के रह गई। बीजेपी ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहा, बीजेपी उन मुद्दों पे चुनाव लड़ी और बाकी सभी पार्टियां उनके मुद्दों के पीछे भागती नजर आई। किसी भी पार्टी का अपना मुद्दा नहीं था, किसी भी पार्टी ने नोटबंदी की बात नहीं कही और यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो एक ब्लैक मनी की बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को एक नोटबंदी के कहा जाता था, उसको भी उन्होंने किसी भी मंच के माध्यम से आंकड़े जो हैं वो कांग्रेसी नेता के लिए कहीं ना कहीं हताश करने वाले हैं। बीजेपी जहां 307 सीटों के आसपास पहुंच चुकी है, वहीं कांग्रेस धीरे धीरे, यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो महज 70 सीटें, 100 का आंकड़ा भी जो अब तक रुझाना है उससे लगता है कि पार नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हताश करने वाली है। क्या वजह क्या रही है इसकी? नहीं, देखिए, जैसे राकेश जी बता रहे थे, मैंने भी कहा पहले कि कहीं न कहीं हमारा जो गठबंधन है वो जनता को रास नहीं आया, क्योंकि ये जो 27 साल का नारा हम ही दे रहे थे और हमने ऐसे आदमी के साथ जाके हाथ मिलाया क्षेत्रीय पार्टी से जो कि हमारे उसमें नहीं था, तो जनता को नकार दिया उसने। दूसरी बात ये होगी, जहाँ कुछ मुद्दे जो है बीजेपी ने जो कैच किए, वो सांप्रदायिक मुद्दे जो उन्होंने बनाए हैं, वो भी जनता के ऊपर ज्यादा हावी रहे हैं। नहीं, कुछ ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नकार दिया था लोगों ने, फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान रहा। और कहीं ना कहीं अखिलेश ने भी चुनाव से पहले कहा था, यदि परिवार में लड़ाई नहीं होती, मजबूरी नहीं होती, तो फिर हम गठबंधन नहीं करते। परिवार की लड़ाई भी सामने आ रही है। और दूसरी, जहां आप लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में तो एक मोदी फैक्टर था, लेकिन इस इलेक्शन को देखते हम मोदी फैक्टर नहीं कह सकते। अगर मोदी फैक्टर होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि एक प्रधानमंत्री 3-3 दिन तक लगातार वहां रैलियां करता है, 47 घंटा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहता है, और ये कहीं कहीं एक डर था प्रधानमंत्री को, जो इतना उन्होंने वहां पे कंपेनिंग की वहां पे, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी फैक्टर इसमें इलेक्शन में काम आया है। यहाँ एक तो अखिलेश जी की लड़ाई और एक हमारा शायद जो गठबंधन था वो बिल्कुल जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। धीरे धीरे आपकी जुबान में भी तब्दील आने लगी है। कल तक कह रहे थे 7 बोलता है, अब जो रुझान धीरे धीरे आंकड़ों में तब्दील हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस के हाथ मायूसी ही लगी है और कहीं ना कहीं इसका ठीकरा जो है आने वाले दिनों में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता भीतरी सुर में ही, लेकिन ये खुलकर कहने लग जाए कि कांग्रेस की वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान क्यों हुआ है ये तो समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम मंथन का एक मुद्दा मिल गया उन्हें कि अभी मंथन करें, सोचें, विचारें। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी बात, और बीजेपी सोच रही होगी कि वाकई जो लगातार तूफानी रैली की गई थी वाराणसी में, उसका जमकर कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। संदीप चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, 300+ आंकड़े क्या मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस तो कह रही है कि नहीं, मोदी लहर नहीं था, ये कहीं ना कहीं हमारी खामियां थी, अब वो मान रहे हैं खामियां थी और वो कह रहे हैं कि नहीं, गठबंधन से कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये तो जो काम हुआ है लगातार सरकार से नाराजगी रहती है, इसके चलते ये हुआ है। अविनाश जी, इन लोगों की बातों पे हंसी आती है कि मोदी जी 3 दिन अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 300 से अधिक सीटें आ जाती है, वो 3 दिन में वहां का रुख बदल सकते हैं। लेकिन जो मुलायम सिंह का पूरा परिवार, बहुत बड़ा कुनबा उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल से रह रहा है, बल्कि जन्मों जन्मों से रह रहा है, वो लोग वहां पे चुनाव हार जाते हैं। तो पता नहीं किस तरीके की ये लोग बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। और अगर ऐसे ही होना था तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी जितना खाली आदमी हिंदुस्तान में दूसरा कोई है नहीं, उनको ये वहीं छोड़ देते उत्तर प्रदेश में, इनकी सरकार बन जाती। तो ऐसे सरकार नहीं बनती है, सरकार काम से बनती है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। मोदी जी ने जब विधायक थे वहां से लेके मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बन के अपने आप को प्रूव किया, आज प्रधानमंत्री बन के प्रूव किया है। और अकेले हिंदुस्तान में नहीं, आज मोदी जी ऐसा इंटरनेशनल नेम है जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, हिंदुस्तान की एक पहचान बने हुए हैं मोदी जी। तो इस तरीके की बातें करना कि वो 3 दिन वहां पे रहे, और वो 3 दिन क्यों ना रहे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहा है। मोदी जी भी आज प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो अपने आप को कार्यकर्ता से ज्यादा नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा संदीप जी? अंदाजा ही बता दीजिए, लाजमी है, आप पे भी बंदिशें हैं, अंदाजा बता दीजिए, क्योंकि देखिए दौड़ शुरू हो गई है मुख्यमंत्री बनने की। कल भी कई नेताओं के बयान आए थे, आपके नजरिए से कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री?
देखिए अविनाश जी, ये सवाल का जवाब देना बहुत जल्दबाजी है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होनी है। कुछ नाम हैं जो आपके मीडिया के माध्यम नाम गिनवा दीजिए। मैं चाहता हूँ लोग जाने कि संदीप जी की क्या निजी राय है। जो आपके मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, उनमें श्रीकांत शर्मा जी का भी नाम है, दिनेश शर्मा जी का भी नाम है, उनमें सिद्धार्थ सिंह जी का भी नाम है और आदित्य योगीनाथ जी का भी उसमें नाम है, और भी ऐसे कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे का जिन्होंने नारा दिया। खैर चलिए, ये तमाम चीजें थी। हम धर्मपाल धनखड़ जी का रुख करते हैं, फिर दूसरे राज्यों की ओर भी रुख करेंगे। धनखड़ जी, जिस तरीके से साफ हो गया है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं सरकार बनने जा रही है, हालांकि नतीजों का इंतजार करना होगा, लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए यहां भी कहीं ना कहीं माथापच्ची होगी, क्योंकि यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस हार की वजह, आप एक वजह यदि आपसे पूछा जाए कि क्या समाजवादी पार्टी की हार की बड़ी वजह रही है आपके नजरिए से? देखिए, समाजवादी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका अपना परिवार रहा, दूसरी वजह कांग्रेस से हाथ मिलाना रहा, और तीसरा जो है वो उनकी जो सरकार की फेलियरनेस लोगों के सामने आई है वो रही। तीन बड़ी वजह हम मान सकते हैं, और चौथी वजह तो नरेंद्र मोदी का प्रचार कहा जाएगा, जिन्होंने पूरा जो है उत्तर प्रदेश को ऐसी रैलियां की है जैसे कोई वहां का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो रैलियां कर रहा हो, प्रधानमंत्री नहीं कर रहा हो। तो क्या मुख्यमंत्री के लिए माथापच्ची होगी अब उत्तर प्रदेश की कमेटी में? के लिए तो निश्चित रूप से माथापच्ची होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए इन्होंने किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया था चुनाव के दौरान। ऐसा कई राज्यों में ये कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों को, अलग अलग नेताओं को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाते हैं, ताकि ये भी बन सकता है और उधर वाले समझे कि वो भी बन सकता है। और एक तरह से ये फार्मूला जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है कि तमाम इलाकों से उनको वोट मिल रहे हैं, सब सोचते हैं कि हमारे इलाके का जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये एक बड़ी चाल जो है वो लोगों के सामने चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। इससे पहले हरियाणा में जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखा गया था, बल्कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग लोगों को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार दिखाया गया था। जाहिर सी बात है, मोदी जो है अपने ताश के पत्तों में से किसे मुख्यमंत्री के तौर पर सामने ला दें, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रुझान कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ राकेश चौधरी जी मौजूद हैं, लगातार पूरे चुनावी प्रक्रिया पर इन्होंने बारीकी से नजर रखी है। इनसे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि ताजा जो रुझान है वो क्या कुछ रुख कर रहे हैं, रुझान में ताजा अपडेट क्या है उत्तर प्रदेश का, जानने की कोशिश करेंगे। राकेश, तमाम यदि रुझान को देखें, नतीजों में तब्दील हो रहा है, ताजा अपडेट क्या है? क्या लग रहा है कि वाकई सरकार बन जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं रुझान तो यही बता रहे हैं, एग्जिट पोल में जो नतीजे थे जश्न भी बनना शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में आए तो वो अब बदलने के कगार पर नहीं है, क्योंकि एक समय होता है 10 बजे तक का कि उसमें थोड़ा बदलाव आए, लेकिन अब 300 के पार जो सीटें पार कर ली हैं उसमें पूरी तरह से बीजेपी अब आगे है। और लगभग जो काउंटिंग है, अब ऐसा नहीं है कि जो पहले पर्चियों से काउंटिंग होती थी तो अदला बदली होती रहती थी, लेकिन अब लगभग अंतिम दौर में जो वोटिंग की जो काउंटिंग है वो जारी है। तो इस लिहाज से सीधा साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। तो जिस तरह का ये पूरा चुनाव रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इस चुनाव के महासमर में बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ निकलकर सामने आ रही है। जाहिर सी बात है, आन बान और शान की लड़ाई थी ये, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की लड़ाई। बीजेपी के लिए यह मौका था सत्ता में वापसी का, सत्ता में काबिज होने का। वहीं बीएसपी की यदि हम बात करें, वो भी लगातार चुनावी रैली में एक विशेष जाति समुदाय को टारगेट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन नतीजे जो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि वो ज्यादा फैक्टर कारगर साबित नहीं हुआ। चुनावी रैली और चुनावी जुमले हमने लगातार आपको दिखाए हैं, सुनाए हैं, वो लगातार सुर्खियां बटोरे। समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह यहां पर उनके लिए हार का मुंह दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है, और विरोधियों के लिए एक प्लस पॉइंट भी साबित हुआ है। इसके तहत थोड़ा सा यदि हम पंजाब की ओर रुख करते हैं, जहां पर नशे का मुद्दा सबसे ज्यादा था, विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा था, यहां पर लगातार लड़ाई त्रिशंकु बताई जा रही थी, पर अब जो रुझान आए हैं वो बिल्कुल उसके ठीक विपरीत। यहां पर आम आदमी पार्टी तेजी से उभरने की बात कह रही थी, पहली बार चुनाव लड़ रही थी,
कांग्रेस यहां पर वापसी करना चाहती थी। कैप्टन अमरिंदर का कहीं ना कहीं आज जन्मदिन है और जिस तरीके से यदि वहां पर पार्टी जीत की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो उनके लिए बेहतरीन तोहफा होगा। आखिरी चुनाव था, सब कुछ दांव पे लगा था। आखिरी वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी में जा मिले, कांग्रेस में घर वापसी हुई और बीजेपी चूंकि 2 बार सत्ता में रह चुकी थी तो अब कहीं ना कहीं लोगों को और तमाम एक्सपर्ट को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी थी, चाहे वो नशेखोरी का मुद्दा रहा हो, विकास का मुद्दा रहा हो, करप्शन का मुद्दा रहा हो, और उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है। हालांकि अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन लगातार ये इस कोशिश में थी। तमाम प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि मैं यहां का बेटा हूं, तमाम चीजों को इस्तेमाल किया गया, चाहे वो शब्दों के जरिए हो, भावनात्मक जरिए हो, लेकिन लगता है कि पंजाब की जनता ने कहीं ना कहीं सिरे से खारिज किया है जो नशे का कारोबार था उसको देखते हुए। साथ ही हो सकता है जनता की नाराजगी भी हो क्योंकि वोटरों ने ईवीएम में उनकी तकदीर कैद कर दी थी और जाहिर सी बात है अब जो रुझान आ रहे हैं उसे साफ लग रहा है कि यहां पर कांग्रेस जो है वापसी कर रही है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी बात होगी। धर्मपाल धनखड़ जी का रुख करते हैं। धनखड़ जी, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में मायूसी हाथ लगी, लेकिन पंजाब के नतीजों की बात करें तो रुझान में एक बेहतरीन शुरुआत मिल रही है जो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रही है। अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन यहां पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि 2 बार सत्ता में काबिज रहे, कहीं ना कहीं नाराजगी जो लोगों की थी वो हुई, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, नशे का मुद्दा हो, ये कहीं ना कहीं जनता ने इनको बिल्कुल टारगेट किया और तमाम तरीके के जो चुनावी रैलियों में भाषण दिए जाते हैं उससे इतर पंजाब की जो वाकई खामियां थी उस पर लगता है जनता ने कहीं ना कहीं वोटिंग की है। उम्मीदें आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर कांग्रेस पर ज्यादा जताई लग रहा है जनता ने। देखिए, जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं पंजाब में, उनमें कांग्रेस जो है वो सबसे आगे है और समाजवादी अकाली दल और भाजपा जो है वो सबसे पीछे है, यानी कि वो आम आदमी पार्टी से भी पीछे चली गई है। तो एक तरह से यहाँ हम देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पूरी तरह से काम करता हुआ दिखाई देता है। लोगों को 10 साल से वहाँ अकाली दल और भाजपा की सरकार को देखते आ रहे थे और इस बार चेंज के लिए जो है पूरी तरह से वोट दिया है जनता ने और लोगों ने कांग्रेस में फिर से विश्वास जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सरकार बना चुकी थी और पंजाब में जाकर के चुनाव मैदान में खम ठोक रही थी और एक तरह से लगता था कि आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बनाने के करीब पहुंच गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पिछड़ने के कई कारण रहे। एक तो जो नशे को उन्होंने मुद्दा बनाया था, उनमें उनकी अपनी पार्टी का जो स्टार प्रचारक भगवंत मान था वो 24 घंटे टल्ली दिखाई देता था, जनसभाओं में भी टल्ली होकर के भाषण देता दिखाई देता था, तो वो नशे के खिलाफ कहाँ लड़ेंगे। तो ये लोगों को लगा कि ये नशे के खिलाफ नहीं लड़ पाए हैं, नशे को केवल मुद्दा बना रहे हैं, तो इसलिए जनता ने उनको नकार दिया है। इसी तरह की चीज़ें जो है आम आदमी पार्टी के जो लगातार दिल्ली में विधायकों पर विवादों के साथ जो उठते रहे और खास तौर पे महिलाओं से संबंधों को लेकर के, और पंजाब में भी इस तरह की बातें उठी थी, तो उसको लेकर के जो है जनता सजग थी और उन्होंने जो है एक तरह से कांग्रेस जिसको वो कई बार आजमा चुके हैं उसको फिर से जो है वो अकाली दल और भाजपा के विकल्प के रूप में। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनावी जुमले कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए। पंजाब में इसके ठीक उल्टे वहां के जो अहम मुद्दे थे, जो पंजाब की सरजमी की जो सबसे बड़ी खामी थी, नशा हो, भ्रष्टाचार हो, विकास हो, क्योंकि चुनावी जुमले तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिए थे। कुमार विश्वास ने तो नशेखोरी के खिलाफ एक गाना तक गा दिया था, लेकिन वो गाना, वो कविता कहीं ना कहीं लोगों के सिरे नहीं चढ़ा। चुनावी रैलियों में वो खूब बजा, टेलीविजन चैनलों में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन पंजाब की जनता ने जो दिल्ली में विधायकों की कारगुजारी और कारनामे थे वो कहीं ना कहीं पंजाब में हावी होते दिखाई देते। दूसरी बड़ी बात यह भी थी कि पंजाब में बाहरी बनाम भीतरी नेता की भी कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुई थी, लेकिन वहां जो अब तक रुझान आए सब कुछ बदल कर रख दिया है। तमाम जो एक तरीके से लगातार राय रखी जा रही थी एक्सपर्ट की, वो भी कहीं ना कहीं उसके विपरीत रहा है। हम बीजेपी नेता का रुख करते हैं, यहां पर थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन संदीप जी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं, साथ ही उत्तराखंड के और गोवा के जो नतीजे, उसमें कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन संदीप जी, ये मानना पड़ेगा कि सरकार से नाराजगी कहीं ना कहीं हुई है। यहाँ पे सरकार का फेलियर रहा है, कामकाज पर कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं। गठबंधन की सरकार थी अकाली दल की, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकरोब में जाती दिख रही है। वहां कम से कम वहां तो मायूसी आप मानकर चल रहे हैं इस वक्त जो नतीजे आ रहे हैं। देखिए अविनाश जी, मैं पंजाब के बारे में जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे एक नशे को मुद्दा बनाया गया और फिर 10 साल से जो सरकार थी, अकाली सरकार थी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का उसमें एक बहुत छोटा सा रोल था। तो वहाँ पे जो मेन रीज़न है वो है एक चेंज लोग चाहते थे, और सबसे बड़ा रीज़न जो वहाँ पे सरदार अमरिंदर सिंह जी आते हैं, वो एक जट सिख हैं, और वहाँ पे जो जट सिख है वो
पंजाब के चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और उनका रुझान आपके प्रकाश सिंह बादल भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, उनका अपना भी उनका अपना भी वर्चस्व है, उनका अपना है, उसी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, उनका अपना है और उन्होंने अभी 10 साल तक राज किया है और अभी भी उनकी सीटें वहां पे आ रही हैं। लेकिन इस बार रुझान अमरिंदर सिंह की तरफ था, इसमें कांग्रेस की जीत नहीं है, कांग्रेस की तो वहां पे भी हार है। आपके नेता ये संदीप जी, आपके नेता ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी किसी नंबर पे नहीं आएगी, वो तो अभी भी दूसरे नंबर पे काबिज है, आप 19 पे चल रहे हैं, वो 22-23 के ऊपर है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आप पार्टी वहां पे अच्छा कर रही है, लेकिन वहां पे कांग्रेस की मैं बात करता हूं तो वो अमरिंदर सिंह की जीत कह सकते हो, कांग्रेस की जीत नहीं कह सकते। अगर कांग्रेस की जीत होती है, राहुल गांधी की आंधी होती तो वो उतरा। सिद्धू ने तो धोखा नहीं दिया कि सिद्धू की वजह से सब कुछ पलट गया, क्योंकि शब्दों में माहिरगिरी है सिद्धू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सिद्धू जी की हम इज्जत करते हैं और देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। सिद्धू जी गए हैं, कुछ उनकी नाराजगी थी, वो चीजें होती हैं, चलती हैं, कभी कभी नहीं आदमी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पाता है तो नुकसान हो गया। संदीप जी की बातों से लग रहा है कि नवजोत सिद्धू का कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वो कारगर साबित हुआ है। राकेश जी का रुख कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी कोई नेता अपनी पार्टी से रुखसियत करता है, उसका अपना एक वोट बैंक होता है। साथ ही इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी खामियों को लेकर लगातार सवाल उठे थे, विकास के मुद्दे पर, किसानों की बदहाली पर। भले ही सरकार ने 2 बार राज किया, 10 साल तक वहां पर रही और ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल कहीं ना कहीं अकाली और बीजेपी के गठबंधन पर ही उठेंगे और कहीं ना कहीं जवाबदेही भी उनकी बनती है और जनता ने सिरे से खारिज किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। भले ही वो सरकार ना बना पाए, क्योंकि जो अब तक रुझान सामने आ रही है, लेकिन नंबर 2 पर है और तीसरे पर बीजेपी और अकाली दल है कि केंद्र में सरकार है और एक ने 2 साल तक मिलकर तकरीबन 10 सालों तक, मैं भी कहूंगा, राज किया। उसके बावजूद ये हालत कहीं ना कहीं सरकार की जो फेलियर है वो निकल कर आ रही है। ऐसी तस्वीरें कुछ हरियाणा में आई थी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी वो लगातार बैक रोप पर जा रही थी और बीजेपी कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही थी। राकेश जी, आपका रुख करेंगे। जाहिर सी बात है कि यदि हम पंजाब की सियासत को देखें, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी और उस वक्त कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था किसी नंबर पर नहीं रहेगी, बीजेपी तो कह रही थी तो बाहर ही है, दिल्ली संभाल नहीं पाए, पंजाब क्या संभालेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं, जनता की नाराजगी तो दिख रही है। अकाली दल को कहीं ना कहीं नकार दिया है, वो तो चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, विकास का मुद्दा रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी भी दूसरे नंबर पर आकर जता दिया है कि पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद भी पार्टी के पास ऐसे मुद्दे थे जो जनता के दिलो दिमाग पर कहीं ना कहीं छाए रहे, जो रुझानों में धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो पंजाब का ये पूरा चुनाव था, ये कहीं ना कहीं नशे पे केंद्रित होकर तीनों पार्टियों ने इसको लड़ा। लेकिन अकाली और बीजेपी का जो गठबंधन था, 10 साल से लोगों को उनके प्रति बहुत बड़ी एक नाराजगी थी। वो कहीं ना कहीं अकाली और बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को देखना चाहते थे। लेकिन यह भी एक सोचने का विषय है, जिस तरह से सभी चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल्स में दिखाया था कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जादुई आंकड़े के आसपास है और किसी किसी ने शायद उनकी सरकार भी दिखा दी थी। लेकिन फिर भी वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्म किया और आम आदमी पार्टी अभी तक रुझानों के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। लेकिन पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को इसलिए नकार दिया क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उन्होंने नशे के मुद्दे को उठाया, तो वो देखें कि वो नशे के मुद्दे को तो नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के जो मुखिया और सबसे बड़े स्टार प्रचारक बनाए। जैसा कि धनखड़ जी ने भी कहा कि वो हमेशा नशे में भगवंत मान ना होकर हमेशा भगवंत टुन करके वो नशे में टुन रहे, तो उसका फर्क पड़ा। दूसरा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार चला रही है और दिल्ली की सरकार चलाने के बाद उन्होंने दिल्ली में 400 से अधिक नए ठेके खुलवा दिए, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी दिल्ली से उड़ के पंजाब तक पहुंची। तो इस तरह आप ये देखें कि पंजाब का जो चुनाव था वो मोदी लहर नहीं थी, उस बेस पे ये चुनाव था पांचों राज्य का। या फिर ये कहें राकेश जी कि पंजाब की जनता के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक तरफ यदि कांग्रेस को हम दरकिनार कर दें, क्योंकि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में जिस तरह से करारी हार हुई थी, सत्ता से बाहर गए, क्या ये भी वजह है कि पंजाब के जनता के पास, पंजाब के आवाम के पास तीसरा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था? तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का जिक्र कर ही चुके हैं, इनके विधायक से लेकर सांसद महोदय तक किस तरह से लिप्त रहे थे, इनके कारनामे जग जाहिर हुए, लगातार ये विवादों के साए में रहे, तो असर पड़ता है। क्योंकि आधी जनता जो है पंजाब की दिल्ली में भी रहती है, उनके रिश्तेदार रहते हैं, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं होता है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, सब कुछ जग जाहिर हो जाता है। तो क्या पंजाब की जनता के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं था? इस वजह से भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं उन्होंने एक मौका देकर देखने की कोशिश की कि एक बार देखकर देखते हैं। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पंजाब की जो जनता थी वो ऐसी सरकार चाहती थी जो उनके पक्ष में काम कर सके, उनके लिए काम कर सके और पंजाब में खुशहाली ला सके। और आम आदमी पार्टी एक जो पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी ना बनकर दिल्ली में जैसे इन्होंने ठेके खोले तो ये जाम आदमी पार्टी के रूप में तब्दील हुई। इनके हर एक विधायक पे किसी ना किसी में मुद्दा है, इनके हर एक विधायक किसी ना चीज में लिप्त हैं। भगवंत मान ने, आपने देखा, संसद में गए तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, इनको संसद से बाहर भेजा गया।
पंजाब के अंदर भी इनके कई तरह के लिंक पाए जा रहे हैं, इनके फंडिंग की जांच हो रही है और ये बाहरी थे, ये सब जानते हैं। क्योंकि पंजाब में जो प्रचार करने भी आम आदमी पार्टी गई थी, वहां पे हमने देखा कि इन्होंने पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता और दिल्ली के विधायकों को वहां भेजा, क्योंकि इनके पास पंजाब के वॉलंटियर्स भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों के जहन में यह बात थी कि ये जो लोग पंजाब में प्रचार कर रहे हैं ये हमारे पंजाब के नहीं है। तो इसका भी फायदा बहुत बड़ा कांग्रेस को मिला और कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा यह भी मिला, जिस तरह से यूपी के अंदर बीजेपी को फायदा मिला सपा सरकार के कार्यों का, इसी प्रकार से पंजाब के अंदर जो अकाली और बीजेपी का 10 साल का शासनकाल था, उनकी जो कमियां का खामियाजा था वो भी उनको भुगतना पड़ा और उसका वोट बैंक भी कांग्रेस के पास आया और आम आदमी पार्टी को बाहरी और जो उसकी जो छवि पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो अच्छी बनाना चाह रहे थे वो जो डाउन हुई है, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस को गया और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है अब तक। लाजमी है, दो पार्टियों की लड़ाई में तीसरी पार्टी ने बाजी मार ली है, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते दिख रहे हैं और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खुशियों की सौगात लेकर आए हैं कि कम से कम पंजाब में जिस तरीके से बैकड्रॉप पे धकेल दिया है बीजेपी और अकाली दल को, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं में खुशी का माहौल होगा। डीपी कौशिक जी, कांग्रेस के जो नतीजे, यदि हम पंजाब की सियासत की बात करें, आपके नजरिए से कई सारे फैक्टर होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का आ जाना, कैप्टन अमरिंदर का अपना वर्चस्व, आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम सियासी मुद्दे यहां पर उठाए गए, लेकिन सबसे अहम मुद्दा क्या रहा जो आपके नजरिए से लगता है कि बीजेपी और अकाली दल को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि जो लोग अपना वर्चस्व मानते थे, आन बान शान की लड़ाई थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल होती दिखाई दे रही है? देखना, सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बताया है कि सरकार जहां पे इनकी बीजेपी की रही वहां अब सरकार आई नहीं रही, तो लोग ये जरूर मान चुके हैं कि मोदी जी का फैक्ट जो चला था वो पहले 2014 में चल चुका है, अब वो फैक्ट नहीं चल रहा है। अब ऐसे ही अब कांग्रेस बीजेपी अपने पंजाब में ले लीजिए, पंजाब में लोगों को ये पता है कि 10 साल से बीजेपी का राज देख लिया, तो सेंटर में इन्होंने कुछ किया नहीं, तो अभी देश के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसलिए लोग वहां पर बुरी तरह नकार दिया। अभी उत्तर प्रदेश में फैक्ट ये रहा कि वहां इन्होंने दूसरे अपनाए, विकास का नाम वहां पे भी इन्होंने कहीं भी नहीं कहा हम लोग विकास करवाएंगे, तो विकास के नाम पे वोट नहीं गिरा। सिर्फ मोदी के जो झूठ चमेले जो बात जुमले इनके जो पहले से चलता है यूपी के अंदर वो चला है। और सबसे पहली बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन के अंदर साफ तौर पर नजर आ रही है, चाहे वो पंजाब ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, ये सब चीजें निकल के आई हैं। लोगों को पता है कि अगर क्या मतलब मणिपुर में वापसी नहीं हो रही आपकी? थोड़ा सा आगे चले जाएं पहाड़ी इलाकों में। मणिपुर टक्कर है हमारी वहां पर, मणिपुर में मुझे विश्वास भी है कि हम लोग वहां सरकार बनाएंगे, जैसे गोवा में बना रहे मणिपुर में बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे। तो ये सब चीजें निकल कर आ रही कि मोदी का जो दिमाग था, जो बातें थी, वो लोगों को कुछ टाइम के लिए पसंद थी। आने वाले 2019 के इलेक्शन में सब लोग भूल जाएंगे और फिर दोबारा कांग्रेस अपने जितने भी हमारा जो पीछे नुकसान है उसको हम अच्छी तरीके से। पर यूपी का नुकसान कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान था और लाजमी है कि जिस तरीके से यदि हम बात करें, साफ तौर से कहीं ना कहीं पंजाब के जो नतीजे हैं वो ये बात एहसास करा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अच्छे दिनों की बात है। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, काफी आंकड़ों में काफी ज्यादा व्यस्त दिख रहे थे, इसलिए भागने की कोशिश कर रहे थे। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब के जो नतीजे इस वक्त आ रहे हैं, रुझान, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि पंजाब की जनता ने जो मौजूदा सरकार थी, 2 बार सरकार रही, 10 साल तक शासन किया, उसको सिरे से खारिज कर दिया। यानी जनता की नाराजगी, या फिर आपके नजरिए से क्या अहम मुद्दा रहा? वाकई भ्रष्टाचार और करप्शन तो मुद्दा था ही, जिसने कि आज पंजाब में अकाली दल और बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ेगा जो रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति दिखाई दे रही है, उसी तरह से पंजाब के चुनाव को अगर देखा जाए तो यहाँ भी अकाली बीजेपी गठबंधन के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ गोवा की भी बात करें, वहाँ भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। लेकिन जिन तरह से आप कह रहे हैं मुद्दे निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप थे, अकालियों पर जिस तरह से वहाँ उनके खिलाफ जनता का मूड है वो गया। दूसरी तरफ नशाखोरी जिस तरह से लगातार पंजाब में बढ़ रहा था, मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी, तो उसमें बताया जाता है कि हर गांव में कुछ जितने युवा थे वो ज़्यादातर नशे की चपेट में थे और आए दिन युवा पूरी तरह से उनके नशों में जहर भरा हुआ था नशे का। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि मतलब 10 साल में अगर सरकार नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा पाई है, कोई काम नहीं कर पाई है, तो वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच वो सब जो वादे थे सरकार के वो जहन में रहे जो 10 साल में अकाली पूरे नहीं कर पाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार को बदलने के लिए इस बार पंजाब की जो आवाम है उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में वोट किया है। और कहीं ना कहीं उन्हें जीत का तोहफा जन्मदिन के तोहफे के तौर में दिया जा सकता है। आगे दोबारा रुक करेंगे आपका।
जाहिर सी बात है जिस तरह से हम दीदी पूरे चुनावी नतीजों को देखें, जो धीरे धीरे रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जनादेश जो है वो निकलकर सामने आ, और वो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की हम सियासी हलचल की बात करें तो वहां बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज निकलकर सामने आई है जो एग्जिट पोल में निकलकर सामने आई थी। हालांकि एग्जिट पोल के बाद जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियां ये लगातार, यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो सब लोग कह रहे थे ये एग्जिट पोल है, नतीजे इसके ठीक उलट आएंगे। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में ये सोच करने का वक्त होगा, ये लोग मंथन करेंगे कि आखिर वजह क्या रही, क्या वो खामियां रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार की जो लड़ाई थी, परिवार का जो आपसी कलह था, वो धीरे धीरे जो है हार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है परिवार की लड़ाई, फिर मुलायम सिंह का कहीं ना कहीं बिल्कुल साइडलाइन हो जाना, वो कहीं ना कहीं यदि बीजेपी के लिए बात करें वो राहत भरी बात रही। साथ ही नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तूफानी रैलियां की वाराणसी में जाकर, कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव नहीं होता और यदि वाराणसी की तरफ से, पूर्वांचल की तरफ से यदि शुरुआत होती तो और ज्यादा बेहतरीन नतीजे आ सकते थे। ये भी एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं। लेकिन साफ तौर से उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि जो नतीजे आते हैं वो सटीक आंकड़े क्या फिगर लेकर आते हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, जिस तरह रुझान में तो पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है, लेकिन नतीजे आने में भी थोड़ा वक्त बाकी है। लाजमी है कि क्या तब्दीली होती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। धर्मपाल धनखड़ जी का रुख करते हैं। धनखड़ जी, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की बात आ रही है, अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सोचने का वक्त हो गया कि क्या वो खामियां रही, क्यों आखिर ये दिन देखना पड़ा, क्या सरकार ने काम नहीं किए। क्योंकि चुनावी रैलियों में तो लगातार और उनके जो है स्लोगन में ये बोला जाता है कि हमारा काम बोलता है, हमने काम बहुत किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया है ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती ही है। अगर उनका आगरा लखनऊ हाईवे को अगर देखें तो बिना पूरा हुए ही उसका उद्घाटन कर दिया गया, और बिना पूरे हुए ही मेट्रो का उद्घाटन कर दिया गया। ये काम दर्शाने वाली चीज़ें थी। मार्केटिंग जो है वो नहीं कर पाए, हालांकि उन्होंने कोशिश पूरी की है नरेंद्र मोदी की तरह से राजनीति को मार्केटिंग में बदलने की, और उसी तरीके से उन्होंने की है और कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश जो है वो विफल रही है। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से माहौल बनाया, एक तरह से यूपी में इतनी ज़्यादा रैलियां करके, तो निश्चित रूप से ये दर्शा रहा था कि भाजपा जो है वो आगे बढ़ेगी। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सांप्रदायिकता का फैक्टर, जातिवाद का फैक्टर, उन सब चीज़ों ने भी जो है वो भाजपा की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई है। यूपी को साथ लगता है पसंद नहीं आया। राहुल गांधी और अखिलेश ने मिलकर नारा दिया था उत्तर प्रदेश को साथ पसंद है। इससे पहले नारा था कि 57 साल उत्तर प्रदेश बिहार, मतलब बेहाली का जो नारा था वो साथ में तब्दील हो गया। और लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के वोटर बहुत होशियार थे। उन्होंने जाकर इंटरनेट पर सर्च करके देखा, आंकड़ों को खंगाला, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे कि एक्सप्रेस हाईवे तो चालू कर दिया गया लेकिन वो अभी आधे अधूरे हैं। मेट्रो का शिलान्यास तो कर दिया गया, मेट्रो भी नहीं चल पाई है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है हमने काम बहुत किया, लेकिन हाँ, करप्शन के यदि मुद्दे की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हावी रहा। साथ ही जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तकरीबन 17.5% क्राइम का ग्राफ बढ़ा। भले ही डायल 100 की शुरुआत कर दी गई, लेकिन डायल 100 कितना कारगर है ये जग जाहिर है। गायत्री प्रजापति की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें भी नहीं ढूंढ पाई थी। हालांकि अखिलेश और डिंपल ने दोनों ने कहा था कि यदि बसपा सुप्रीमो को कोई दिक्कत हो रही है, सुरक्षा हो रही है, तो डायल 100 करें, उन्हें कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। हम डीपी कौशिक जी से रुक करते हैं। क्या लगता है कौशिक जी, चुनावी जुमला जो उत्तर प्रदेश को साथ पसंद है वो पसंद नहीं आया, सुरक्षा पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार फेल होती दिख रही है। लगातार ये जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं, नतीजों की ओर रुख कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर से लगता है कि ना तो साथ पसंद आया, न समाजवादी पार्टी का काम पसंद आया, न काम बोला न साथ बोला। जाहिर सी बात है, जो कारण रहे वहाँ पे उन कारणों पे अभी संज्ञान लेना बाकी है। और जो इस तरह की हार जो दिखाई दे रही है उस पर सोचना बहुत जरूरी है कि किस हिसाब से हम लोग अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचाए, या अखिलेश जी क्या काम पेंडिंग रहे। ऐसा तो नहीं कौशिक जी की गठबंधन करने में देर कर दी, चुनाव से बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी की लड़ाई शुरू हुई, फिर कांग्रेस भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गई, तो एक जो कई लोग थे वोटर, उनके अपने वोटर ही कंफ्यूज हो गए कि कांग्रेस की जिसके खिलाफ ये चुनावी रैलियों में बोलते थे, चाहे वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब अचानक से दोस्त बन गए। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे तो एक ही चीज काम आई, सांप्रदायिक जो बातें इनके मोदी जी की, इन्होंने जो पत्ता खेला है यहाँ पे, वही ज्यादा फैक्टर आया है। और कोई जिस तरह की कोई काम वाली बात तो रही नहीं वहाँ पे। विकास बोलता है, ये बातें तो शायद जनता को पसंद नहीं आई, ये हमारा उन्होंने गठबंधन पसंद आया, लेकिन कहीं यूपी की जनता
कि जैसे पहले 2014 के चुनाव में बहकी थी इन बातों के ऊपर, वहीं कहीं बहकाव में आ गई है और वो शायद देश हित में मुझे नहीं लगता इस तरह की बातें अच्छी होती है। वो दोबारा जनता को सोचना पड़ेगा और इसका जो रिजल्ट है वो आने वाले टाइम 2019 में आपको दोबारा सामने आ जाएगा। कांग्रेस की सरकार फिर दोबारा वहां पाएगी। जाहिर सी बात है कांग्रेस को अभी भी लोकसभा चुनाव से उम्मीदें हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो नतीजे हैं, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो बताया भी जाता है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल होता है केंद्र सरकार के लिए। और ऐसे में लोकसभा चुनाव में यदि 2019 की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के हाथों से ये धीरे धीरे सही फिसलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव में बहुत कुछ बदल जाता है, नतीजों में बहुत कुछ बदलेगा। जो आंकड़े लगातार 300 के ऊपर पहुंच रहे हैं, ये नतीजों में क्या तब्दील होते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।